Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to cover the remaining portion of our chapter number 6 and the name of the chapter was Earth and Universe. हमारी क्लास 5th का SOF सीरीज का ये चैप्टर हम कर रहे थे. हमने कुछ पोर्शन तो लास्ट पार्ट में कवर कर लिया था. अब आगे के पार्ट से स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट द सन. आइए सन के बारे में पढ़ते हैं. The sun is a big ball of hot burning gases held together by gravity. सन जो है वो बहुत बड़ी एक बॉल है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बॉल है. किससे बनी हुई है? हॉट बर्निंग गैसेस से बनी हुई है. और किससे टुगेदर होल्डेड है? ग्रेविटी से. इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन. मोस्टली किससे बना हुआ है सन? हाइड्रोजन गैस से. Hydrogen is continuously changing into helium by a process called nuclear fusion. देखो, मोस्टली बना हुआ अर्थ सन किससे है? हाइड्रोजन से. लेकिन जो ये हाइड्रोजन है ये कंटिन्यूसली हीलियम में चेंज हो रही है. कंटिन्यूसली हीलियम में चेंज हो रही है, ठीक है. जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, बना हुआ किससे है? हाइड्रोजन गैस से. और ये हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है हीलियम में. और इस प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. नाउ it results in emission of huge amount of energy in the form of light and heat. अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, that means ये जो हाइड्रोजन कंटिन्यूसली हीलियम में चेंज हो रही है, इसकी वजह से ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है वो एमिट होती है. ठीक है, एनर्जी एमिट होती है. किसकी फॉर्म में? हीट की और लाइट की फॉर्म में. इसकी वजह से सन से हमें हीट भी आती है, लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है. क्यों मिलती है? बिकॉज कंटिन्यूसली. अब आपसे कोई पूछेगा ना तो अब आपको पता होगा कि क्यों हमें इतनी ज्यादा हीट और लाइट मिल रही है सन से. कहां से आ रही है ये हीट और लाइट? सन के पास. सन के पास है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कंटिन्यूसली हीलियम में चेंज हो रही है. और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन. और जो ये हीट और लाइट जो है एमिट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से. ठीक है. नाउ दिस एनर्जी इज नोन एज सोलर एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट. आगे आप नेक्स्ट क्लासेस में भी ये वर्ड बहुत बार सुनोगे, सोलर एनर्जी. तो ये सोलर एनर्जी क्या है? ये जो एनर्जी एमिट हो रही है लाइट और हीट की फॉर्म में, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है. और जो एनर्जी एमिट हो रही है सन से लाइट और हीट की फॉर्म में, इस एनर्जी को बोला जाता है सोलर एनर्जी. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर सोलर सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. सन इज द, इसकी वजह से ये जो सोलर एनर्जी है, सन से जो सोलर एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे सोलर सिस्टम के लिए. ये जो इसकी वजह से द सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एंटायर सोलर सिस्टम. पूरे सोलर सिस्टम के लिए सोलर एनर्जी सोर्स है एनर्जी का. द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से कितना दूर है सन? 150 मिलियन किलोमीटर्स. वेरी फार फ्रॉम अर्थ, बहुत ज्यादा दूर है. ठीक है. तो क्या है डिस्टेंस अर्थ के और सन के बीच में? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे. द ग्रेविटी ऑफ द सन कीप्स ऑल द प्लैनेट्स लाइंड अप इन देयर ऑर्बिट. जो सन की खुद की ग्रेविटी है, जैसे अर्थ के पास भी अपनी ग्रेविटी है, उस तरीके से सन के पास भी अपनी ग्रेविटी है. और जो सन की ग्रेविटी है, इसकी वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट में लाइंड अप रहते हैं, यानी कि अपने ऑर्बिट में रहते हैं. ठीक है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन. बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सन जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में हेल्ड रहते हैं. The diameter
the sun is about 13,92,000 किलोमीटर। जो डायामीटर है यानी कि पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जो पूरा डायामीटर है, ठीक है, पूरा जो डायामीटर है सन का वो कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। द सन हैज वेरियस लेयर्स, सन की अलग अलग लेयर्स है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स है। सो पहले सबसे जो बाहर वाली जो है उसको बोला जाता है कोरोना। बाहर की लेयर जो है उसको बोला जाता है कोरोना। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है कोरोना के नेक्स्ट, दैट इज फोटोस्फीयर। क्या बोला जाता है? फोटोस्फीयर। सबसे अंदर जो है उसको बोला जाता है कोर। जैसे हमने अर्थ की भी लेयर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अर्थ में भी जो सबसे अंदर जो होता है उसको बोलते हैं कोर। इसी तरह से सन के जो बाहर की जो लेयर है उसको बोला जाता है कोरोना। देन कोरोना के बाद आती है फोटोस्फीयर और सबसे अंदर क्या है? कोर। कोरोना इज द थिक लेयर ऑफ गैसेस which forms the outer part of sun's atmosphere। कोरोना जो है वो एक थिक लेयर है गैसेस की, जो कि सन के बाहर वाली जो आउटर पार्ट जो है, सन का जो एटमॉस्फेयर है, आउटर पार्ट जो है वो बनाती है कोरोना। इट एक्सटेंड्स फॉर मिलियंस ऑफ किलोमीटर अराउंड द सन इन द स्पेस, और ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई है सन के अराउंड, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर कैन रीच अप टू 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचो कितनी ज्यादा गर्म है। कितना है इसका टेम्परेचर? ऑलमोस्ट 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, विच इज मच हॉटर देन द सन सरफेस। अब और ये जो सन का जो सरफेस है, ये सन के जो बाहर की जो लेयर है ना, ये सरफेस नहीं है। कोरोना इज नॉट द सरफेस ऑफ द सन। सन, ये जो कोरोना है ये बाहर की एक लेयर है सन की, ठीक है, और ये जो लेयर है इसका ही टेम्परेचर क्या है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि सन का सरफेस जो है उससे क्या है? बहुत ज्यादा हॉट है। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है, आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण कभी सुना भी होगा। तो जब पूरी तरीके से टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, यानी कि पूरी तरीके से जब पूर्ण सूर्य ग्रहण बोला जाता है, ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स को बोला जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हम इस सन की ये जो लेयर है कोरोना जो है लेयर, एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर है सन की, उसको हम देख सकते हैं। बिकॉज जो टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है तब सन पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, ऐसे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ठीक है, लेकिन सन ही ढकता है पूरी तरीके से। सन नहीं दिखता, लेकिन सन के बाहर की ये जो कोरोना जो है ना लेयर, ये अच्छे से विजिबल होती है, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, जब हम देख सकते हैं कोरोना लेयर को। देन नेक्स्ट इज फोटोस्फीयर, द विजिबल सरफेस ऑफ द सन। तो जो सरफेस है सन का, कहने का मतलब था जो एटमॉस्फेयर है बाहर का ये जो एटमॉस्फेयर है सन का, दैट इज कोरोना लेयर, और जो सरफेस है जो हम देखते हैं दैट इज फोटोस्फीयर, ठीक है, उसको फोटोस्फीयर बोला जाता है। विच गिव्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट को एमिट करता है। इट टेक्स 8 minutes 20 seconds फॉर दिस लाइट टू रीच द अर्थ। देखो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, लेकिन फिर भी टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता। कितना टाइम लगता है? जो लाइट है वो जब सन के सरफेस से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 minutes 20 seconds, ठीक है, बिकॉज जो लाइट की स्पीड होती है ना वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से कितना टाइम लगता है? सरफेस से लेकर यानी कि फोटोस्फीयर से लेकर अर्थ तक जो लाइट है वो कितने टाइम में पहुंचती है? 8 minutes 20 seconds। Here the temperature is around 5500 डिग्री सेल्सियस। देखो बाहर की जो कोरोना लेयर थी उसका टेम्परेचर क्या था? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो सरफेस है
उसका क्या टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया था, that which is much hotter than the sun surface, यानी कि जो कोरोना लेयर है वो सन के सरफेस से, फोटोस्फीयर से भी ज्यादा टेम्परेचर है कोरोना लेयर का। ठीक है, कोर देखो सबसे अंदर जो है वो कौन सा है, कोर। कोर इज द सेंटर ऑफ द सन, सन का जो सेंटर है उसको बोला गया है कोर। वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कोर में। क्या था न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन हीलियम में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हीट और लाइट एमिट होती है, एनर्जी एमिट होती है। एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में एमिट होती है, यानी कि सोलर एनर्जी, है ना। तो कोर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। पीछे भी देखा था, हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्ट होती है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। हियर द टेम्परेचर इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सबसे ज्यादा टेम्परेचर। देखो कोरोना का टेम्परेचर क्या था, जो बाहर की लेयर थी उसका था 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर फोटोस्फीयर की बात करें तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बात करें कोर की तो हॉटेस्ट पार्ट है सन का, कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। दिस इज 15 मिलियन, ठीक है, 6 zeros मीन्स 15 मिलियन। तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कोर का, सन की सेंटर पार्ट का। ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन। ठीक है, बाहर की जो एटमॉस्फेयर आप बोल सकते हो, सन का जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, जो थिक लेयर है गैसेस की, वो है कोरोना। देन सरफेस इज फोटोस्फेयर एंड द सेंटर पार्ट इज कोर। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस। देखो बात सिंपल सी करें तो एक बार आपको मैं ओवरव्यू देती हूँ कि स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, और ये स्टार्स का ग्रुप कुछ ना कुछ शेप्स बनाते हैं, कुछ पैटर्न बनाते हैं, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो द टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट दैट अपीयर इन द नाइट आर कॉल्ड स्टार्स। छोटे छोटे जो आपको दिखते हैं रात के टाइम में ट्विंकल करते हुए, वो क्या है, स्टार्स हैं। दे शाइन एंड ग्लो इन द स्काई एंड स्प्रेड देयर हीट एंड लाइट इन द स्पेस। ये क्या करते हैं, ये शाइन करते हैं ना, ये शाइन करते हैं और ग्लो करते हैं, इनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को एमिट कर, सन की लाइट जो होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं है, लेकिन स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, नाउ दे शाइन इन ग्लो इन द स्काई, ये शाइन करते हैं और ग्लो भी करते हैं स्काई में। स्प्रेड देयर हीट एंड लाइट इन द स्पेस, अपनी हीट और लाइट को स्प्रेड करते हैं। जैसे सन एक स्टार था, इसलिए खुद की हीट है, खुद की लाइट है। ठीक है, नाउ they are actually very huge but they appear tiny as they are very far away from us। अब ये भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत टाइनी दिखते हैं, बहुत छोटे दिखते हैं हमें। Why? Because इतने छोटे इसलिए दिखते हैं बिकॉज ये हमसे बहुत दूर है। ठीक है, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। Constellations are the specific patterns formed by the group of stars in the sky। मैंने आपको बताया था constellations क्या है, जब स्टार्स का ग्रुप मिलकर कुछ पैटर्न बना देता है उसको हम बोलते हैं constellations। कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स बना देते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स और उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। सम कॉन्स्टिलेशंस आर, कुछ कॉन्स्टिलेशंस हैं जैसे कि उर्सा मेजर, जिसको बोला जाता है द ग्रेट बियर। उर्सा मेजर को बोला जाता है द ग्रेट बियर। उर्सा माइनर द लिटिल बियर, ओरियन द हंटर, स्कॉर्पियस द स्कॉर्पियन एंड कैसियोपिया। इमेजेस ऑफ कॉन्स्टिलेशंस, देखो आपको कॉन्स्टिलेशन की इमेजेस भी दी हुई है, आपने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस क्लासेस में शायद पढ़े भी होंगे ये कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, देखते हैं कौन सा कॉन्स्टिलेशन है। देखो आपके ना एग्जाम में ना पता है क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको दी जाएगी इमेज, अब बताओ कौन सा कॉन्स्टिलेशन है ये। तो इसके लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बात करें इसकी तो ये है उर्सा मेजर,
जिसको क्या बोला जाता है? द ग्रेट बेयर। ठीक है, बात करूं मैं इसकी तो ये कौन सा है? ऑरियन। ऑरियन को और क्या बोला गया है? नाउ तो ऑरियन जो है उसको क्या बोला जाता है? द हंटर भी बोला जाता है। ऐसे लग रहा है ना कि कोई ऐसे वो धनुष चला के आर्चरी चलाकर कुछ हंट करने की कोशिश कर रहा है। पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द ऑरियन, इसलिए बोला जाता है द हंटर। ठीक है, दिस वन इज स्कॉर्पियस। ये कौन सा है? स्कॉर्पियस, जिसको स्कॉर्पियन भी बोला जाता है। ठीक है, पिक्चर में आपको ध्यान रखना है, ये इमेजेस अब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो, एक स्टार नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स हैं और उन स्टार्स ने, ग्रुप ऑफ स्टार्स ने मिलकर कुछ पैटर्न बना दिया, इसलिए इनको बोला गया है कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट दिस वन, दिस इज उर्सा माइनर, द लिटिल बेयर। पिक्चर में आपको दिया हुआ है उर्सा माइनर, जिसको क्या बोला जाता है? द लिटिल बेयर। दिस वन, दिस इज कैसियोपिया। ये कौन सा है? डब्ल्यू जैसा बन रहा है, देखो कैसियोपिया डब्ल्यू जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो ये डब्ल्यू शेप में जो बन रहा है दैट इज कैसियोपिया। ठीक है, तो आप ये जो इमेजेस हैं अच्छे से ध्यान में रखनी है आपको। कैसियोपिया, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, ऑरियन एंड स्कॉर्पियस। ये आपके एग्जैक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। आपको इमेज दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। देखो क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स, बात करें अगर, वेट अ मिनट, यस, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल रॉक से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स, रॉक से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट ऑर्बिट द सन, जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, यानी कि घूमते हैं प्लैनेट्स की तरह। ठीक है, नाउ एस्टेरॉइड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। पीछे देखो, यहां पे ये देखो, हमने अभी देखा था क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स? रॉक से बने हुए होते हैं, है ना, और ये सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। पिक्चर देख सकते हो आप, बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं जिन्होंने मिलकर बना दिया एस्टेरॉइड बेल्ट। कहां पर प्रेजेंट है? मार्स की और जुपिटर के बीच में, दिख रहा है आपको? दिस इज एस्टेरॉइड बेल्ट। इसी की बात उस पैराग्राफ में की गई है। ठीक है, नाउ सी, मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। यू कैन सी द पिक्चर, दिस पिक्चर इज ऑफ एस्टेरॉइड। ये पिक्चर जो आपको दी हुई है, ये पिक्चर है एस्टेरॉइड की। आप आगे ऑल दो हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में। ये पिक्चर है, ये एस्टेरॉइड की एक पिक्चर है जो कि किससे बना हुआ है? रॉक्स जैसे ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड मिलकर बना देते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, जो कि कहां पर है? मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज नाउ comet. A comet is a big ball of rocks, ice and dust. देखो, बात करें एस्टेरॉइड की तो वो सिर्फ रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉक से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कॉमेट जो है वो रॉक्स, आइस, डस्ट, रॉक से भी बना हुआ होता है, आइस और डस्ट तीनों से मिलकर बने हुए होते हैं कॉमेट। ठीक है, कॉमेट्स आर फाउंड ट्रैवलिंग थ्रू आउट द स्पेस। ये पूरे स्पेस में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, when they come close to the sun, जब ये सन के क्लोज आते हैं, the particles in the comet heat up and start spewing dust and gas। तो जैसे ये कॉमेट सन के पास आते हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट जनरेट करते हैं, वो हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या निकलती है? डस्ट और गैस निकलती है। दिस डिब्रेस प्रोड्यूसेस अ विजिबल टेल, और इसकी वजह से पिक्चर में देख सकते हो आप, ये टेल दिख रही है। ये कॉमेट्स वैसे तो कहाँ रहते हैं? पूरे स्पेस में ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सन के पास जाते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक डिब्रेस जो है
डिब्रिस प्रोड्यूस होती है और एक विजिबल टेल दिखती है। पिक्चर में आप देख सकते हो, है ना, विजिबल टेल दिख रही है। दिस इज अ कॉमेट। ठीक है, किससे बने हुए होते हैं? आइस, डस्ट एंड रॉक्स। और सन के पास जाने पर इनके पीछे एक टेल जो है, विजिबल टेल हमें दिखती है। पिक्चर में भी आप देख सकते हो, दिस इज द विजिबल टेल। ठीक है ना, एक टेल जैसी जो है पीछे बन जाती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं उसकी वजह से। पिक्चर में और देख लेते हैं। ये देखो, जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा कॉमेट, दिख रहा है, दिस इज अ कॉमेट। देखो पीछे टेल दिख रही है ना, टेल दिख रही है। तो देखो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं उनमें टेल नहीं होती है कोई, लेकिन कॉमेट्स में टेल दिखती है पीछे की साइड में। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, ये देख लिया था आपने, पिक्चर में और अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, एस्टेरॉइड्स है और ये कॉमेट है। नेक्स्ट वन, अर्थ एंड इट्स मूवमेंट। बात करें अब अर्थ की और उसके मूवमेंट्स की, आइए देखते हैं। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। हमने देखा था सोलर सिस्टम में सन से अगर हम बात करें तो सन के सबसे पास है फर्स्ट प्लैनेट जो है वो है मरकरी, सेकेंड इज वीनस एंड थर्ड प्लैनेट जो है वो है अर्थ, जहां पर हम रहते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अभी पीछे भी बात करी थी, सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। पिछले चैप्टर्स में याद आया, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़कर आए हम, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ी है। तो क्या है, हमारे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है एयर की, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। क्या काम करता है एटमॉस्फेयर? पिछले चैप्टर में देखा था, याद आया, हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर। अब अगर पिछला चैप्टर आपने देखा है ना, तो आपको पता होगा, अगर वीडियोस देखिए पिछले चैप्टर की, तो याद आएगा आपको कौन करता था ये काम, कौन सी लेयर स्पेसिफिकली ये काम करती थी अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाने का। हमारे अर्थ की सरफेस तक अल्ट्रावायलेट रेज को कौन नहीं आने देता? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मुझे कमेंट करके, ठीक है, कौन सी थी? मैं आपको खुद बताऊंगी वैसे, लेकिन आप मुझे बताओगे। अगर पिछला चैप्टर पढ़ा है ना तो याद आ जाएगा। ठीक है, नाउ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, water and soil makes the earth hospitable for living। अब हमारे अर्थ पर क्या क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर है, वाटर है, सॉइल है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है उस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो एटमॉस्फेयर भी है, वाटर भी अवेलेबल है, जिससे प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं, सॉइल भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो एग्जिस्ट कर पा रही है हमारे अर्थ पर। पिक्चर देख सकते हो आप, देयर लेयर ऑफ एयर, है ना, एक लेयर प्रेजेंट है, एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है एयर का, जिसको हमने क्या बोला है? एटमॉस्फेयर बोला है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं अंदर से, जैसे हमने सन का भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, अब हम देखेंगे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। देखो, अर्थ की मैं अगर बात करूं तो अर्थ की एज कितनी है? ठीक है, अगर हम बात करें तो अर्थ जो है वो कितनी ईयर्स ओल्ड है? 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एंड इज स्फेरिकल इन शेप। शेप कैसी है अर्थ की? प्रॉपर सर्कल नहीं है, स्फेरिकल शेप है, प्रॉपर सर्कल नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके कि जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है, तो आंसर में आप जो ऑप्शंस दिए होंगे ना उसमें ये भी दिया होगा आपके, स्फेरिकल, ठीक है, या फिर सर्कल, तो बच्चे लगा देंगे सर्कल। सीधा देखा,
सर्कल नहीं, जो शेप है वो स्फेयर है, स्फेयर शेप में है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। पिछले चैप्टर में भी हमने इसको देखा था थोड़ा सा, है ना। तो अगर मैं बात करूं, जो बाहर का सरफेस है वो किससे बना हुआ है, क्रस्ट से। देन क्रस्ट के बाद में कौन सी आती है लेयर, मेंटल। उसके बाद में आता है आउटर कोर एंड देन इनर कोर, ठीक है। और इसको दोनों आउटर कोर, द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। जो कोर है उसी को फर्दर डिवाइड किया गया है आउटर कोर और इनर कोर में, राइट, ठीक है। यू कैन सी, मैं थोड़ा इसको डार्क से लिख देती हूँ so it is visible to you properly. Wait a minute. This is the core. ठीक है, तो सरफेस की बात करेंगे तो क्रस्ट, ठीक है, यानी कि this one that is crust, ठीक है। उसके बाद आती है मेंटल, देन कोर, कोर इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड देन द इनर कोर। पिक्चर में भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। These are the layers of the earth, ठीक है। कोर जो है वो कौन सा है, सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ क्रस्ट की बात करते हैं, अब प्रॉपर एक एक लेयर जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्रस्ट की बात करते हैं सबसे पहले। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पिक्चर में भी देखा था, आउटर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की, कौन सी, क्रस्ट। इट इज रॉकी, रॉक से बनी हुई है, broken into many pieces called plate। फिर से कुछ ध्यान आया होगा, प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए हैं ना, इन क्रस्ट के मूवमेंट्स, क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है ये किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है। और बहुत इट इज ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, बहुत सारे पीसेस में ब्रोक हुई है। इन पीसेस को बोला जाता है प्लेट। और इन प्लेट्स का जब मूवमेंट होता है, ये एक दूसरे पर स्लाइड कर जाती है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते थे, अर्थक्वेक बोलते थे। याद आया, पिछले चैप्टर में ये सब कुछ हमने देखा था, है ना। तो जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है और बहुत सारे पीसेस में ब्रोकन है और इन पीसेस को बोला जाता है प्लेट्स, ठीक है। नाउ क्रस्ट फॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स और लैंड मासेस एंड ओशनिक फ्लोर्स। देखो हमने देखा, आपको पता होगा ना, हमारे कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, है ना, कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशनिक फ्लोर्स हैं, यानी कि ओशंस भी हैं, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है ये ही बनाती है कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक फ्लोर्स, ठीक है। यानी कि ओशन के नीचे जो फ्लोर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ओशनिक फ्लोर, ठीक है। ओशंस के नीचे जो अर्थ, वो जो फ्लोर प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ओशनिक क्रस्ट इज वेरी डेंस एंड मेड अप ऑफ बेसाल्ट, वेयर एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लेस डेंस एंड मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। देखो पिछले चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़कर आए हैं, याद आया, कुछ टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े हैं हमने। तो अगर हम बात करें तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है, यानी कि ओशन के नीचे का जो फ्लोर है, वो जो क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा डेंस है। और वो किससे बनी हुई है, बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है। किससे, बेसाल्ट रॉक से। अगर प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है ना तो आपको अच्छे से पता होगा, ये सब कुछ मैंने आपको करवाया था प्रीवियस चैप्टर में, है ना। नाउ whereas continental crust is dense, लेकिन जो continental crust है वो क्या है, लेस डेंस है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो ज्यादा डेंस है और बसाल्ट से बनी हुई है। और अगर बात करेंगे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो वो लेस डेंस है और इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि एक तो जो ओशन के नीचे जो फ्लोर है उसकी बात हो रही है और एक जो कॉन्टिनेंट वाला जो लैंड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर तो आपका था पॉल्यूशन एंड नेचुरल कैलामिटीज, उससे पहला जो हमारा था नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर था, है ना। उस चैप्टर में मैंने आपको ये और अच्छे से, बहुत अच्छे से ऑलरेडी करवाया हुआ है, सो यू विल गेट इट, ठीक है। नाउ इट इज 5 to 7 किलोमीटर थिक अंडर द ओशन फ्लो and 10 to 7 किलोमीटर थिक अंडर द कॉन्टिनेंट्स। क्रस्ट जो है यानी कि ओशन फ्लोर में जो क्रस्ट है दैट इज
5 to 7 किलोमीटर थिक है, ठीक है। और अगर बात करें कॉन्टिनेंट्स की तो वो 10 to 70 किलोमीटर थिक है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, कि कितनी डेंस है। जो ओशनिक क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा डेंस है और वो बसाल्ट से बनी हुई है, और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लेस डेंस है इन कंपैरिजन टू द ओशनिक क्रस्ट, और ये ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई, ठीक है। नाउ और क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो ओशनिक फ्लोर है वहां पर जो क्रस्ट है वो 5 to 7 किलोमीटर थिक है, वेयर एज जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कितनी है 10 to 70 किलोमीटर थिक, ठीक है। नाउ मेंटल की बात कर ले, पिक्चर में आपने यहाँ पे देखा था, यू कैन सी हियर, जो आउटर मोस्ट है दैट इज क्रस्ट, देन क्रस्ट के बाद में कौन सी है मेंटल, ठीक है। और मेंटल के बाद में कौन सी है कोर। कोर इज डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड इनर कोर। नाउ मेंटल की देख लेते हैं। मेंटल इज दिस लेयर इज बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट बाद जो लेयर आती है अंडर द क्रस्ट, कौन सी लेयर है मेंटल है, ठीक है। इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की थिकेस्ट लेयर है ये, सबसे मोटी लेयर है ना, इन कंपैरिजन टू द कोर एंड क्रस्ट। तो जो मेंटल है वो सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है। इट एक्सटेंड्स टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। देख सकते हो कितनी ज्यादा एक्सटेंड करती है ये, कितनी डेप्थ है इसकी, ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर, ठीक है। नाउ its upper part is made up of solid rocks, and while the lower part, very important, lower part किससे बना हुआ है molten rocks, that is magma। याद आया मैग्मा के बारे में, वोल्केनिक इरप्शंस में पढ़ा था हमने मैग्मा के बारे में। तो एक्चुअल में जो मेंटल का जो अपर पार्ट है वो तो बना हुआ है सॉलिड रॉक से, ठीक है, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो बना हुआ है मोल्टन रॉक्स यानी कि मैग्मा से। देख सकते हो आप पिक्चर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इट। देखो ये है मेंटल, और मेंटल का जो आउटर पार्ट है ये आप बोल सकते हो दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज द आउटर पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द इनर पार्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो आउटर पार्ट है वो तो सॉलिड रॉक से बना हुआ है, लेकिन जो लोअर पार्ट है वो किससे बना हुआ है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट तो बना हुआ है सॉलिड रॉक से, और जो लोअर पार्ट है वो मोल्टन रॉक से बना हुआ है, मतलब कि मैग्मा से बना हुआ है। यहाँ पे पिक्चर में देख लेते हैं, आउटर पार्ट अपर पार्ट होगा है ना यहाँ पे। सो यहाँ पे दिस इज योर मेंटल, ठीक है, ये है अपर पार्ट जो है वो बना अपर पार्ट है, एंड दिस इज योर लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट जो बना हुआ है वो बना हुआ है मेंटल का सॉलिड रॉक से, ठीक है, वेयर एज जो लोअर पार्ट है वो बना हुआ है मैग्मा से, ठीक है। नाउ the molten rocks or magma comes out on the crust when a volcano erupts। देखो अब क्या होता है, हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी तो यही पढ़ा था कि जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, वॉल्केनो इरप्ट होती है, तब क्या होता है, यही मेल्टन रॉक्स या फिर आप बोल सकते हो मैग्मा क्रस्ट से बाहर आना शुरू हो जाता है ना। क्रस्ट मैग्मा के जो हमारा मेंटल लेयर है उसके जस्ट ऊपर है क्रस्ट, है ना, और फिर सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है, पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़कर आए हो आप कि क्या होता है कि ये जो मैग्मा होता है ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है, द मैग्मा और यू कैन से द मोल्टन रॉक्स। ये जब वोल्केनो इरप्ट होता है ये बाहर आना शुरू हो जाता है, बाहर निकलता है, और ये जब सरफेस पर, हमने पढ़ा था मैग्मा एंड लावा दोनों एक ही चीज है, बस मैग्मा कब बोलते हैं जब तक वो अर्थ के सरफेस के अंदर है, और जब वो अर्थ के सरफेस पर फ्लो होता है यही मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पर फ्लो होता है तब बोला जाता है लावा, ठीक है।
तो लास्ट प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है ना, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि क्या बात हो रही है। इट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकेट कंपाउंड्स। किससे बनी हुई है ये लेयर? आयरन से बनी हुई है, मैग्नीशियम से बनी हुई है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है, सिलिकॉन से बनी हुई है और सिलिकेट कंपाउंड से बनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आउटर कोर। बात हुई थी, कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड द इनर मोस्ट कोर। ठीक है, इनर कोर। कोर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोर क्या है? अर्थ का सेंटर है। द आउटर कोर इज सो हॉट दैट इट इज इन अ molten state, however it is denser than the mantle। देखो, जो आउटर कोर है ना, वो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है हमारे अर्थ का आउटर कोर। ठीक है, और इसीलिए वो molten स्टेट में है। however it is denser than the mantle, लेकिन ये मेंटल से ज्यादा डेंस है। ठीक है, द आउटर कोर कंटेन्स आयरन एंड निकल विद सम सल्फर ऑल्सो। हमारे आउटर कोर में क्या क्या प्रेजेंट है? आयरन प्रेजेंट है, निकल प्रेजेंट है और साथ ही में सल्फर भी प्रेजेंट है। इट इज अबाउट 2200 किलोमीटर थिक। कितनी थिक है? 2200, दैट मीन्स 2200 किलोमीटर थिक है ये लेयर। ठीक है, नाउ इनर कोर की बात करते हैं। इनर कोर इज अंडर सच एन एक्सट्रीम प्रेशर। इनर कोर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर में है। दैट डिस्पाइट ऑफ द हॉटेस्ट टेम्परेचर देयर इट रिमेन्स सॉलिड एंड इज रिच इन आयरन। देखो, वहां पर भी जो टेम्परेचर है वो हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा है टेम्परेचर, लेकिन फिर भी वो सॉलिड स्टेट में रहती है। वो जो लेयर है वो सॉलिड स्टेट में है और आयरन में रिच है। आयरन यानी कि आयरन मतलब लोहा जो होता है, ठीक है, उसमें रिच है। इट इज 1200 किलोमीटर थिक। कितनी थिक है? 1200 किलोमीटर थिक है ये लेयर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। अर्थ इज एबल टू होल्ड द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। प्रीवियस चैप्टर में भी कुछ याद आया होगा, यही देखा था हमने कि जो हमारा अर्थ है उसके अराउंड है एक थिक लेयर एयर की, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर को होल्ड किसने करके रखा है? ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा, अर्थ की ग्रेविटी ने, ठीक है, होल्ड कर रखा है। कंपास इज अ डायरेक्शन टेलिंग डिवाइस। पिक्चर देख रहे हो आप? दिस इज अ कंपास। ये कंपास की पिक्चर है जो कि क्या करता है? हमें डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। आप देख सकते हो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, NE का मतलब होता है, एक बार लेबल कर देती हूं मैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, सी दिस इज अ कंपास। N किसको सिग्निफाई करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन को। N signifies the north direction. South, S किसको करेगा? साउथ को। Then this is the east and this is the west. ठीक है, और ये देखो, ये NE जो है, NE का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, that is NE। then ES यानी कि ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, नाउ दिस साउथ वेस्ट, एंड दिस इज वेस्ट नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ। नाउ यू कैन सी हेयर, क्या करता है कंपास? कंपास डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, which works with the help of Earth's magnetic field।
कैसे काम करता है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। किसकी हेल्प से? अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, 6th क्लास में आपके आएगा, ठीक है। तो अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी हेल्प से कंपास वर्क करता है। It has a magnetized needle that under the effect of Earth's magnetic field always points towards north direction. देखो नीडल दिख रही है, नीडल की जो ये रेड कलर, देखो रेड कलर जिस तरफ है ना, ये नीडल है, दिस इज द नीडल, बीच में दिख रही है नीडल। नीडल हमेशा अपने आप को नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे जो है हेल्ड करके रखती है, ठीक है। तो इसकी जो नीडल होती है वो मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखो यू लगेगा कि मैम नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो बाकी डायरेक्शंस कौन से? देखो कहीं भी खड़े होगे ना तो कंपास की नीडल पॉइंट आउट कर देती है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास ही मैंने इस कंपास को पकड़ रखा है, ठीक है, और इसने ऐसे सामने की तरफ पॉइंट आउट कर दिया, मतलब कि नॉर्थ इधर है, दैट मीन्स अपोजिट में साउथ हो जाएगा, ऑफ कोर्स है, ठीक है। और नॉर्थ के इस साइड में, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में होगा वेस्ट और नॉर्थ के राइट साइड में होगा ईस्ट। तो जब नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर देती है तो पता लग जाता है कि बाकी के डायरेक्शन कहां पर है हमारे, ठीक है। नाउ तो ध्यान रखना है कि कंपास का क्या काम होता है और डायरेक्शंस कैसे हैं वो भी ध्यान रखना है। और हमेशा किस तरफ पॉइंट करती है? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। क्यों? बिकॉज इट इज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंडर इफेक्ट के अंडर वर्क करती है और हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। तो आज हमने हमारा कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।